आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम खबरों पर। कोलकाता इस्मत रेजी और कत्ल मामले में ममता बनर्जी सख्त, कहा मैं शुरू से कर रही हूं फांसी का मुतालबा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे ब्रुनेई, क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने किया इस्तकबाल। अदालत ने अमानतुल्लाह खान को भेजा 4 दिनों की हिरासत में। अमानतुल्लाह खान ने करार दिया झूठा मामला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। फोर्सेज और नक्सलियों के माबैन तसादुम से 9 नक्सली मारे गए। इसराइली फौज ने मस्जिद इब्राहिमी में मुसलमानों के दाखिले पर लगाई पाबंदी, लेकिन यहूदियों ने कब्जा करके अदा की तलमुदी रसूमात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना होकर ब्रुनेई, दारुस्सलाम और सिंगापुर के 3 रोज़ा दौरे पर ब्रुनेई दारुस्सलाम पहुंच गए हैं, जहां ब्रुनेई के क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने इस्तकबाल किया। ब्रुनेई के बाद पीएम मोदी सिंगापुर जाएंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन से कबल बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। बीजेपी के साथ इत्तेहाद के सवाल पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती बरहम हो गई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसाइल के हल के लिए हाथ मिलाया था। हमें लगता था कि वाजपेयी जी की बात आगे चलेगी, लेकिन बीजेपी ने सब कुछ बिखेर दिया है। आपको याद होगा कि कतई नहीं मैंने कहा कि हमने बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था कि अगर मुफ्ती साहब को वजीर आला बनना होता तो वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी बन सकते थे। तो हमारा एजेंडा था रेजोल्यूशन, जिसके लिए आपको याद होगा कि अशोक जेटली भी यहाँ आए बातचीत के लिए, रामविलास पासवान आए, होम मिनिस्टर आया, मगर हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोले तो मैं क्या करूं। तो आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही है कि खुदा ना खास्ता जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो इन्हें सारा तितर बितर कर दिया बीजेपी ने। अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है, पर जहां जहां भी एनसी और कांग्रेस के अलायंस हुआ है वहां पर, खासकर जैसे आपको लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया। तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो अलायंस का तो। मगर दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल अपग्रेडेशन से लेके, कॉलेजेस से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, एम्स से लेके, तहसीलों से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 साल में नहीं हुआ है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस्मत रेजी और कत्ल मामले में इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। ऐसे में मगरबी बंगाल असेंबली इजलास में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि हम शुरू से ही फांसी की सज़ा का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि डॉक्टर की मौत 9 अगस्त को हुई। मैंने डॉक्टर के वालिदैन से उसी दिन बात की। उनके घर जाने से पहले उन्हें सारा ऑडियो, वीडियो, CCTV फुटेज सब कुछ दिया गया ताकि उन्हें सब पता चल सके। मैंने उनसे साफ कहा कि मुझे इतवार तक का वक्त दें, अगर हम गिरफ्तार नहीं कर पाए तो मैं खुद मामले को पीर के रोज़ CBI को सौंप दूंगी। पुलिस ने 12 घंटे में अहम मुलजिम को पकड़ लिया। मैंने पुलिस से कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएं और फांसी की सज़ा के लिए अपील करें, लेकिन मामला CBI को दे दिया गया। अब हम CBI से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। রাখবেন, আমার নিজেরও মনে রাখবেন, আমি মনে করি পারিবারিক কাউকে আমি একজনকে হারিয়েছি। যখনই এ ধরনের ঘটনা ঘটে আমার কলম দিয়ে লেখনী বেরোয়, দেখবেন একটি আমার কবিতার বই আছে, তার হেডিংটা আছে সে নেই। দিল্লিতে যখন অভয়াকাণ্ড হয়েছিল তার নামেই আমি ওই বইটি অর্পণ করেছিলাম। যতদিন এই তদন্তভার কলকাতা পুলিশের হাতে ছিল, মেয়েটি মারা গেছে 9 তারিখে, 9 আগস্ট। আমি সেদিন ঝাড়গ্রামে ছিলাম। তার ডেড বডি দাহ হয়েছিল রাত্রি 2:02 এরকম টেন্টেটিভলি নাগাদ, অর্থাৎ 3 তারিখ, এই 10 তারিখ। 12 তারিখে আমি নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছিলাম।
ইভেন যেদিন মারা যায় সেদিনও আমি ফোনে তার বাবা মার সাথে কথা বলেছিলাম। আমাকে সিপি স্পটে ছিল, ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি যখন গিয়েছিলাম নির্যাতিতর বাড়ি, তার আগে যিনি তদন্ত করছিলেন সেই অফিসারকে টোটাল অডিও, ভিডিও, সিসিটিভি ফুটেজ সব কিছু দিয়ে তার বাবা মার কাছে পাঠানো হয়েছিল, যাতে তারা সবটা জানতে পারেন, বাইরে প্রচার না করে। আমি যখন তার পরিবারের সাথে কথা বলি, তাদের আমি পরিষ্কার বলে এসেছিলাম, আজকে মঙ্গলবার, আজকে সোমবার, সম্ভবত আমি সোমবারই গিয়েছিলাম, সোমবার, যে আপনারা আমাকে রবিবার পর্যন্ত সময় দিন। যদি আমরা টোটাল তদন্ত করে সবাইকে অ্যারেস্ট করতে না পারি, যারাই যুক্ত, তাহলে আমি নিজে আগামী সোমবার, রবিবার পর্যন্ত দেখে আমি সিবিআইয়ের হাতে কেস তুলে দেব। আমি নিজে গিয়ে বলেছিলাম, তারা বলেছিলেন ঠিক আছে। আপনারা মনে রাখবেন, দ্রুত দোষীদের খুঁজে বার করার জন্য পুলিশ 12 ঘন্টা টাইম নিয়েছিল, যে মেন অ্যাকিউজটাকে অ্যারেস্ট করবার জন্য, এবং 164 জনের একটা সাইবার ক্রাইম টিম তৈরি করা হয়েছিল সমস্ত খতিয়ে দেখার জন্য। আমরা পুলিশকে বলেছিলাম ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে গিয়ে ফাঁসির আবেদন জানাতে, এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলাম। কিন্তু মঙ্গলবার দিন সিবিআই হয়ে যায় কোর্টের অর্ডারে। ঠিক আছে, আমার কোনো তাতে প্রবলেম নেই, আমাদের কারোরই থাকার কথা নয়। আমরাও এখন উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফ্রম সিবিআই। বিচার চাই, বিচার চাই, তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। আমি প্রথম থেকেই বলি, আমরা কিন্তু ফাঁসি চেয়েছি প্রথম থেকে। मिছিল 5000 से ज्यादा लेडीज लोग कर रहा है, हम लोग भी सपोर्ट कर रहा है। झाड़ू मिছিল, ममता शुड गो। बिल को एग्जीक्यूशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बिल लाया उनको हम लोग तो सपोर्ट कर दिया। और मेरा अमेंडमेंट ले लीजिए, वो अमेंडमेंट में एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जो हादसा हुआ आरजीकर में, उसको प्रिवेंट करने का सुझाव है। एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कैसे कॉन्विक्शन होगा? वो 7 पॉइंट में पूरा कवर है। जैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, आरजीकर में एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाए, फांसी किसको देगा? सबूत का ऊपर तो होगा, देश का कानून है। मेरा जो सुझाव है सब के सब एविडेंस डिस्ट्रॉय का खिलाफ है। ये आरजीकर में एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है, मेरा सुझाव मान लीजिए, मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लीजिए। वो तो सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का मालूम। खुद सीएम ने बताई बीएनएस में नहीं है तो हम लोग एक्सेप्ट करेगी। फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन को रिजेक्ट किया, वो ठीक है, आगे क्या करेगा उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ममता बनर्जी। शी शुड इंप्लीमेंट दिस बिल within stipulated period, within early date. She should step down. She is the main reason for this state government rape and murder by our sister and daughter doctor in the RGकर। डॉक्टर जिस तरह से लाल बाजार में अभी तक बैठे हुए हैं, डिमांड को लेते हुए दादा ठीक है, चाहिए सीपी का, अभी तक step down, Mamta should step down. She is the main person। AICCC के दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी और AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। मीटिंग में 9 मुंतखब सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी से मुलाकात की गई और अहम पहलुओं पर गौर फिक्र किया गया। हरियाणा असेंबली इंतखाब के हवाले से राहुल गांधी के बयान पर आपके लीडर संजय सिंह ने कहा, मैं उनकी राय से मुत्तफिक हूँ। बीजेपी को हराना हम सब का मकसद है, लेकिन इसके बारे में हमारे हरियाणा के इंचार्ज बातचीत करके अरविंद केजरीवाल को इत्तला देंगे, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। और उसमें खबर आई है कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संभावना तलाश करे कि गठबंधन हो सकता है, हरियाणा में इंडिया को साथ मिलकर लड़ सकता है।
देखिए थोड़ा सा मैं ऐड करूँ। राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि हरियाणा में अगर इंडिया ब्लॉक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो उससे फायदा होगा हमें, और इंडिया ब्लॉक में मतलब आम आदमी पार्टी के साथ वो लड़ना चाहते हैं। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए आप सक्रिय हैं, इंडिया अलायंस में आप सक्रिय हैं, ऐसे में ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहां पे मैं प्रभारी हूं। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहां के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, ये सब तय करने के बाद पीएसी हरियाणा और दिल्ली में दरवाजे खुले हैं क्या कांग्रेस के लिए? कोई बातचीत की जगह है क्या? अब आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में और जानकारी लेके तब बताऊंगा। बना और सदन चला। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपोजिशन को बहस से भागना नहीं चाहिए। तनख्वाह के मामले में मैं ऐवान में एक बयान दूंगा। ऐसा नहीं है कि किसी की तनख्वाह रोकी जा रही है। सरकार महकमों के सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उनकी तनख्वाह निकाली जाएगी। हिमाचल प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के लीडर जयराम ठाकुर ने कहा, 3 तारीख निकल गई लेकिन मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं मिली है, पेंशन नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी यादाश्त में तो इस प्रकार की परिस्थिति तो पहली बार आई कि जब 3 तारीख निकल गई उसके बावजूद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई, जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा हमको समझ लेना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि कभी कहते हैं संकट है आर्थिक रूप से, लेकिन कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। तो इसलिए हास्यास्पद स्थिति है। लेकिन फिलहाल हमने विधानसभा के सत्र के दौरान हमने चर्चा के लिए नोटिस दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें चर्चा करके जो है सारे तथ्य हम सामने रखने की स्थिति में हो पाएंगे। सर, जो जिस तरह से आप कह रहे हैं, जो गारंटीज हैं, क्या उसका भी असर है? वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वो फेल हो गई। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो गारंटियां दी थी राहुल गांधी जी ने, एक नया एक रिवाज शुरू किया था और वो खटाखट होकर के बंद होता दिख रहा है। और हिमाचल पहला उदाहरण है और बाकी राज्यों को भी सारी चीज से सीख लेनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जहां अभी 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो नहीं पाया और वहां गारंटियां तो लागू करने की स्थिति में हो नहीं पाई, लेकिन आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी बन गई कि कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारी जो सैलरी के बाद जो हमारे पेंशनर्स हैं जो उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश के लिए है, जिससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी सबक सीखना चाहिए। प्रश्न उत्तर के समय भी ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि क्वेश्चन आवर के समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय ने अपने विवेक का परिचय देते हुए विपक्ष के नेता को क्वेश्चन आंसर से पहले ही उनको अपनी बात रखने का मौका दिया। माहौल बना और सदन चला। ये अच्छी बात है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं। हर एक मुद्दे पर सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष को चर्चा से भागना नहीं चाहिए, अपने मुद्दे उठाने चाहिए। सैलरी डेट पे
वो इंतजार कर रहे हैं, डेफर करने का क्या कारण रहा है? और साथ में ये नहीं, अभी सैलरी के मामले में मैं विधानसभा में अंदर सभा पटल पर एक स्टेटमेंट दूंगा। और ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है, जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाएगा। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 4 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के तहत आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की हिरासत में भेजा गया है। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि यह एक झूठा मामला है जिसका कोई सबूत या रिकवरी नहीं है। सीबीआई, ईडी और एसीबी सभी अलग अलग बातें कहते हैं। ईडी एक मामले में कई मास्टरमाइंड बनाता है। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इन दोनों ये जो केस है इसमें सीबीआई से भी मेरी जमानत हो चुकी है, एसीबी से भी जमानत हो चुकी है। कि ज़बरदस्ती एक फर्जी मुकदमा है जिसकी ना कोई सबूत है, ना किसी किस्म की कोई रिकवरी है, ना ही कहीं कोई पैसा जो है आया है कहीं से। ये भी सारी चीज़ें तो ज़बरदस्ती सीबीआई कुछ और कहती है, एसीबी कुछ और कहती है और ईडी कुछ और कहती है। तो समझ लीजिए ईडी ने कहा कि मास्टरमाइंड आप ही हैं। ईडी तो कुछ भी कह दे, मास्टरमाइंड 4 दिन की रिमांड में भेज दिया। एक केस में 15-15 मास्टरमाइंड बनाते हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर सरहद पर तसादुम की खबर आ रही है। आईजी बस्तर पी सुंदर राज के मुताबिक जंगल में सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के माबैन मुठभेड़ हुई है जिससे 9 नक्सली मारे गए हैं। जिला दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सीमौर्द इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादियों की उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर डीआरजीएम सीआरपीएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज सुबह 10:30 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 9 वर्दीधारी माओवादी के डेड बॉडी, साथ SLR 303 एवं काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन और नक्सल का दैनिक उपयोग सामग्री और कैंप सामग्री बरामद की गई थे। अब तक कुल 9 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई है। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और संपूर्ण डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। सर, इस बार मानसून में भी बड़ी सफलता देखने को मिल रही है, क्या कुछ? वर्ष 2024 में मानसून की अवधि में भी लगातार नक्सलवादी अभियान संचालित की जा रही है। खासतौर पर अंदरूनी एवं सीमौर्द इलाका में सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन संचालित करने के परिणाम स्वरूप विगत 2.5-3 महीने में 35 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और उतना बड़ी संख्या में माओवादियों के गिरफ्तार भी किए गए थे। और माओवादियों के ऊपर बढ़ते दबाव को देखते हुए काफ़ी बड़ी मात्रा में जो नक्सल संगठन छोड़ के आत्मसमर्पण भी कर रहा है। पूर्व में भी नक्सलवादी अभियान मानसून की अवधि में संचालित की गई थी, लेकिन वर्ष 2024 में इसका और बेहतर रणनीति के साथ क्रियान्वयन करने के परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छा सफलता सकारात्मक परिणाम हमें देखने के लिए भी मिला है। 2 सितंबर को बीजापुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके एंड्री पुरंगेल लावा थाना किरंदुल अंतर्गत आता है। यहाँ पर पश्चिम बस्तर डिवीजन, दरबार डिवीजन एवं पीएलजी कंपनी नंबर 2 की नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बस्तर पैट्री की टीम एवं सीआरपीएफ 111-230 यंग प्लाटून की टीम जॉइंट ऑपरेशन में लॉन्च हुई थी। और आज मॉर्निंग 3 सितंबर को टीम ने जब घेराबंदी किया तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग किया गया। उसके पश्चात जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ पश्चात 9 नक्सलियों का वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद हुआ। साथ ही में हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे SLR 303, फैक्ट्री मेड वेपन्स, इसके अलावा 315 12 बोर अन्य वेपन और भारी मात्रा में गोला बारूद और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में सभी जवान सुरक्षित हैं और अभी सर्च अभियान जारी है। आगे की जानकारी पृथक से दी जाएगी। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ सरकार लड़ रही है। हमारे जवान लड़ रहे हैं। हमारे जवानों के बहादुरी को भी हम सलाम करते हैं। और अभी 9 नक्सली मारे गए हैं और इस बहादुरी के लिए हम हमारे बलों का
साहस को सलाम करते हैं और अब नक्सलवाद सिकुड़ते जा रहा है और बहुत जल्दी इस प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। इसमें एक सतत निगरानी हमारे पुलिस बल और अर्धसैनिक बल मिलकर कर रहे हैं, ये उसका परिणाम है। विगत वर्षों से सरकारें इस गंभीर समस्या से जूझ रही है और धीरे धीरे सफलता भी मिलती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ बना तो आप ये सोचे कि 5 बटालियन तैनात थी छत्तीसगढ़ में, आज 60 से ज्यादा बटालियन तैनात है। तो समय के साथ 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 और वहां से आज हम 3 सितंबर 2024 में हैं। इस दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बढ़ाने की स्थिति बनी और योजनाबद्ध तरीके से जो काम हो रहा है, तो बहुत गंभीर समस्या से जूझते हुए एक आज बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें मेरी जानकारी में भी करीब 9 नक्सलाइट्स के शरीर पाए गए हैं और सर्चिंग अभी चल रही है। बरसात का समय रहता है तो सामान्य रूप से बरसात के समय में फोर्सेस की भी गतिविधि नहीं रहती है, एक शून्य सी स्थिति रहती है, एक वैक्यूम सा बना रहता है। और आज भी जो मुझे जानकारी मिली, बारिश होते हुए में भी फोर्सेस ने ये जिम्मेदारी निभाई और 9 नक्सलाइट्स को मार गिराने में सफलता मिली है। अभी सर्च चल रहा है। मुसलसल हो रहे रेलवे हादसात को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे सिक्योरिटी फोर्सेज के जरिए जम्मू में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट परवीन सिंह ने बताया कि यह रेलवे, एनडीआरएफ और दीगर एजेंसियों के जरिए मुश्तरका तौर पर किया जा रहा एक मश्क है। ये मॉक एक्सरसाइज है, जॉइंट मॉक एक्सरसाइज, जो रेलवे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ और दूसरी सिस्टर एजेंसीज एक साथ मिलकर कर रही हैं, जिसमें एक ट्रेन को एक शंटिंग इंजन के साथ में कलैप्स हेड ऑन कोलिजन बताया गया है और उसके बाद में 15 विक्टिम्स ट्रैप दिखाए गए हैं। तो उन विक्टिम्स को निकाला गया, किस तरीके से काम करते हैं वो सब दिखाया गया है। जो एम है इस तरीके की एक्सरसाइज का वो ये होता है ताकि जब रियल टाइम सिनेरियो ऐसा होता है तो सारी सिस्टर एजेंसीज को पता होगा कि एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से किसकी कैपेबिलिटी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि डिजास्टर होने पर, एक्सीडेंट होने पर रिलीफ काम को ज्यादा इफेक्टिवली किया जा सके और तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। अगर ट्रेन की बात की जाए तो हमारा जम्मू कश्मीर का ट्रेन अगर देखें तो पहाड़ी एरिया है और बहुत से हाईएस्ट पुल भी हैं और बहुत से टनल भी हैं। क्या इन चीजों में कोई ऐसा कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो, तो उनके लिए भी इन लोगों को तैयार किया जाता है? बिल्कुल, एआरटी की टीम और एनडीआरएफ की टीम ये सारे काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है और एआरटी की टीम तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। उसके बाद में जैसे ही एनडीआरएफ को पता चलता है तो एनडीआरएफ भी वहां पर पहुंच जाती है। कितनी जल्दी रेस्क्यू किया जाता है और क्या कौन कौन सी टीम्स जो आपके साथ आती है? एनडीआरएफ की 20 मिनट्स के बाद में अगर अप्रोचेबल होती है, रोड कंडीशन सही होती है तो वहां पर पहुंच जाती है और एआरटी की टीम तो कनेक्टेड रहती है ट्रेन से, रेल से, तो ये भी तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो मिलिटेंसी एरिया है, बहुत से लोग शर्त ऐसे हैं जो इन चीजों को, ट्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो क्या इन चीजों के लिए या कुछ ऐसा उसके लिए भी कोई तैयारी की जाती है? बिल्कुल, वैसे तो 24/7 12 मंथ्स इंडियन आर्मी, सीएपीएफ, सिक्योरिटी फोर्स, जेकेपी हमेशा हाई अलर्ट में रहती है, लेकिन इस तरीके से जब इंसिडेंट हो जाता है तो और भी ज्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे मामले में आपने अभी भी देखा होगा, जैसे ही ये इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले पुलिस ने कॉर्डन किया है इलाके को, ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स या फिर मिलिटेंट ग्रुप कोई उसका फायदा ना उठा ले और सिचुएशन को और भी ज्यादा वल्नरेबल ना बना दे। इसराइल के जरिए फिलिस्तीनियों के कत्ल गारत गरी जारी है, साथ ही मुसलमानों के इबादत गाहों को तबाह किया जा रहा है और उन पर कब्जे भी किए जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़िलिस्तीनी नमाजियों पर मस्जिद इब्राहिमी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मस्जिद इब्राहिमी को यहूदी आबादकारों के हवाले कर दिया गया है। यहूदियों ने कब्जे के बाद मस्जिद इब्राहिमी में तलमूदी रसूमात अदाई की। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।